बच्चों, हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होता है। तो हमें मोस्टली पढ़ना है अंतररोपण या इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन या जो फर्टिलाइजेशन। यहाँ आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये यूट्रस है, ठीक है, ये वेजाइना है और ये ओवरी है। ओवरी ये फिम्बरी है, तो ओवरी से एग रिलीज़ हुआ था, ये ओवा बना हुआ है जिसका ये स्ट्रक्चर, डीपली स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। जैसा कल हमने बताया था, ये ओवम का या सेकेंडरी जो ऊसाइट है, ये सेल साइटोप्लाज्म है और ये जोना पेलुसिडा है, ये ग्रे कलर का, और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं। ये एग है। एग जब एम्पुला में पहुंचता है वहाँ पर देखो ढेर सारे स्पर्म्स आए हैं, तो ये इससे फर्टिलाइज्ड हो गए हैं। ये स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, तो ये ओवा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ है या सेकेंडरी oocyte है, इससे फर्टिलाइज्ड हो गया। फर्टिलाइज्ड होने के बाद ये ओवम कहलाने लगता है, क्योंकि इसमें सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है, वो डिजेनरेट हो जाती है। तो एक जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज्ड, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके बाद क्या होना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका एक न्यूक्लियस होगा और ये इसका न्यूक्लियस है, ये दोनों फ्यूज़ होकर के जो एक न्यूक्लियस बनाएंगे, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। इसके भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इस मेल के भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे या युग्मनज कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। और इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 46। अब जैसा कि इसी तरीके से ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं ना ह्यूमन बीइंग के। तो इसी तरीके से ये जो क्रोमोसोम्स है वो मेंटेन रहते हैं, क्योंकि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जैसे ओवम का या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वो किससे होता है, मियोसिस सेल डिवीज़न से। तो मियोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है कि इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है। तो माइटोटिक डिवीज़न जो है वो कैसा होता है, बहुत ही फास्ट होता है, और जो सेल्स होती हैं वो अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं करती है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये इंक्रीज़ नहीं करेगा साइज़। इसी वजह से इसको हम माइटोटिक डिवीज़न ना कह के क्लीवेज कहेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, अब क्लीवेज होगा, ठीक है। क्लीवेज को बोलते हैं विदलन, तो विदलन होगा। तो विदलन से जो पहला क्लीवेज होगा उससे कितनी सेल बन जाएंगी, एक से, मतलब इसकी 2 सेल बन जाएंगी ना, तो एक सेल ये बन गई है, एक सेल ये बन गई है। इसके बाद और भी डिवीज़न होंगे, फिर से क्लीवेज होगा, सेकंड क्लीवेज जो होगा तो उससे 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स बन रही हैं इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। ये जो सेल्स बनती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्ब्रियो। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, मतलब जो जाइगोट है उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो में कुछ चेंजेस आएंगे, तो इसमें अभी भी क्लीवेज हो रहा है या माइटोटिकली ये डिवाइड हो रही हैं सेल्स, तो यहाँ पे फिर से क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 सेल्स बन गई हैं। तो जब 8 सेल्स से 16 सेल्स बन जाती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कवरिंग देख रहे हैं, ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। यहाँ पर जोना पेलुसिडा है, ये ग्रे कलर की, तो जोना पेलुसिडा यहाँ पर बनी रहेगी। इसकी वजह से इसका साइज़ चेंज नहीं होगा। देख रहे हैं आप, अंदर ये बड़ी सेल है, फिर छोटी हो गई हैं, फिर और छोटी हो गई हैं सेल, इसीलिए इसको माइटोटिक डिवीज़न नहीं कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि साइज़, जो सेल्स का साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है, बड़े से छोटा होता जा रहा है। और देखो ये वाला जो सर्किल है वो सेम टू सेम सर्किल है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल्स और यहाँ और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई हैं। तो यहाँ पर जब 8 सेल से 16 सेल्ड जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलते हैं मोरूला। उसको क्या कहते हैं हम, मोरूला कहते हैं इस स्टेज को। अब जो मोरूला है यहाँ पर आप देखें, ये स्ट्रक्चर जो है ये ए है, ये वाला बी है और सी ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फेलोपियन ट्यूब में इस तरीके से अब ये खिसकता चला जा रहा है।
मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या जाइगोट जो फॉर्म होता है वो धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव करता है। तो ये जा रहा है डी, देखिए आप ये वाला डी यहाँ आ गया है। अब एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पहुँच गया है। अब ई स्ट्रक्चर कहाँ है हमारा, ये है। तो जो मोरूला है वो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ही, मतलब यहाँ पर इस्तमस होता है ना, तो यहाँ पर ये पहुँच गया है। अब जो आप इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ एफ़ है, तो एफ़ यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें फिर से सेल डिवाइड होंगी, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, लगभग 100। इसमें कितनी सेल बन जाएंगी, लगभग 100 सेल स्ट्रक्चर है ये है, लेकिन ये मोरूला ही, ठीक है, ये मोरूला ही है। ये 100 सेल के आसपास 100 सेल इसमें बन जाएंगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये कहाँ आ जाएगा, ये देखो यूट्रस में आ गया, ये यूट्रस है, ये हाफ स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसका इतना ही पार्ट इस तरफ भी बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरफ से ओवम रिलीज़ या ओवुलेशन हुआ है, तो इसी तरफ ये इम्बैंड होगा या इसी तरफ ये इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रियो का। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ गया है। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, ये सारी जो 100 सेल्स हैं, उसमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो यहाँ पर जमा हो जाती हैं इस तरीके से, देखो ये जमा हो गई हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन सा। इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये वाला जो कुछ सेल्स जो होती हैं वो बीच में जमा हो जाती है, इसी की बची हुई जो ब्लास्टोमियर्स है, ये हैं ब्लास्टोमियर्स ही। तो कुछ ब्लास्टोमियर्स यहाँ लिख दें हम, ब्लास्टोमियर्स। तो ब्लास्टोमियर्स कुछ साइड में जमा हो जाती हैं और कुछ बीच में जमा हो जाती हैं। तो ये जो सेल्स हैं, ये जो बीच में जमा हुई हैं, इनको बोलते हैं हम इनर सेल मास, या इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो ब्लास्ट। क्योंकि ये जो सेल्स हैं, ये वाली, ये क्या बनाएंगी, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगी, और ये वाली जो सेल्स हैं इनर सेल मास है या एम्ब्रियो ब्लास्ट है, इससे ही बेबी का फॉर्मेशन होगा। ये वाली जो सेल्स हैं ये बेबी का फॉर्मेशन करेंगी। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो जाइगोट है, जाइगोट को टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। ये भी एक सेल है, ये भी एक, क्योंकि इसमें भी कोई डिवीज़न नहीं हुआ, तो एक ही सेल है ये, तो इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। तो टोटीपोटेंट सेल किन्हें कहते हैं, एक ऐसी सेल जो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में सहायक होती है। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक जाइगोट या युग्मनज ही ऐसी सेल है जो खुद से ही अपने आप से डिवाइड कर करके एक न्यू लिविंग या ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देती है या एक बेबी को फॉर्म कर देती है, इसीलिए इसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। तो यही सेल डिवाइड हो रही है, तो ये सेल जो है ट्रोफोब्लास्ट वो क्या बना लेंगे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो है ये एम्ब्रियो या न्यू बेबी का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ये स्ट्रक्चर बन जाता है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, कोरकपुटी बोलते हैं हिंदी में, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है ये चीज़ है यहाँ पे, ये है ब्लास्टोसिस्ट, और यही सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ आया है जो दिखा दिया है आगे, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो इनर सेल मास है वो यहाँ होगा इस तरफ, और जो एंट्रम है या जो खाली स्थान है यहाँ पर ढेर सारा ग्लाइकोजन भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये जो यहाँ पे ग्लाइकोजन, मैंने आपको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाई थी तो वहाँ आपको बताया था सिक्रेटरी फेस में कि जो कार्पस ल्यूटियम बन जाती है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती है। तो वो यहाँ होती है ना कार्पस ल्यूटियम, तो यहाँ मान लीजिए ये बनी है वो, तो ये हार्मोन रिलीज़ करेगी प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर आएगा एंड्रोमीट्रियम में। ये वाइट जो देख रहे हैं आप वो मान लीजिए एंड्रोमीट्रियम है, ठीक है, ये वाली एंड्रोमीट्रियम है। तो इस एंड्रोमीट्रियम में ग्लाइकोजन भर देता है, क्योंकि ताकि यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पर एम्ब्रियो आए तो उसको वो न्यूट्रिशन दे सके, क्योंकि अभी प्लेसेंटा तो फॉर्म हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके अंदर ढेर सारा ग्लाइकोजन भर जाता है यहाँ पे, ताकि इसको न्यूट्रिशन मिल सके, और ये वाली जो सेल्स है ये भी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पर इम्बैंड हो जाता है, इस एंडोमीट्रियम में धंस जाता है, जैसे यहाँ दिखाएं, यह अंदर पूरा चला जाएगा, इसको हम इम्प्लांटेशन कहेंगे जब ये पूरा अंदर धंस जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे मान लीजिए वो जो स्ट्रक्चर अभी हम वहाँ देख रहे थे, तो ये स्ट्रक्चर ये बना है, मान लीजिए ये इनर मास, जो सेल्स का इनर मास है वो अंदर इस तरफ को होगा, इस तरफ या यहाँ कहीं नहीं होगा, अंदर की साइड। तो ये हमारी ये जो रेड कलर की है ना,
ये इतना पार्ट, ये एंडोमेट्रियम है। तो अब हम यहाँ दिखाते हैं, तो ये पूरा का पूरा इसको तोड़ करके, इसको छेद करके, और यहाँ पर ये जमा हो जाएगा इस तरीके से। और जो ये है ना, ये अंदर के साइड रहेगा, ये इस तरीके से। जब ये अंदर पूरा, और एंडोमेट्रियम जो होती है वो फिर से जमा हो जाती है, मतलब पहले छेद होगा इसमें, फिर ये अंदर चला जाएगा, कौन, ब्लास्टोसिस्ट अंदर चला जाएगा, और फिर एंडोमेट्रियम फिर से ये इसको कवर कर लेती है, ढक लेती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन या अंतररोपण। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इससे, अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है ये कब होती है, 8 फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके 8वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, 8वें दिन क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, HCG। ठीक है, ये वाला हार्मोन रिलीज़ होगा, और ये वाला हार्मोन जो है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहे और यहाँ पर ग्लाइकोजन बनता रहे, क्योंकि अभी प्लेसेंटा बनने में लगभग 3 माह लगेंगे, तब जाके वो अपनी मदर से, जो एम्ब्रियो है या बेबी बनेगा, वो अपनी मदर से न्यूट्रिशन ले पाएगा। उसके पहले क्या करना है कि क्योंकि यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो वो यहाँ पर ग्लाइकोजन को बनाता रहेगा ताकि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे, मतलब इस स्ट्रक्चर को। और ये बाद में अपना डेवलपमेंट करेगा, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो तभी हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि जब ये हार्मोन रिलीज़ होने लगेगा। ठीक है, जो ये इसी हार्मोन्स की टेस्टिंग की वजह से ही जब ये रिलीज़ होता है तो ये चेक किया जाता है ये हार्मोन सिक्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी डेफिनेट होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। इसका मतलब है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन ये हार्मोन रिलीज़ होता है। इसे ही प्रेगनेंसी या इसको सगर्भता माना जाता है।